Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So, we are on the last part of miscellaneous exercise on chapter number 10, and probably the last class of the chapter also, and probably the last class before Diwali, right? Yeah. इसके बाद तो हैप्पी दिवाली करनी पड़ेगी, नहीं तो हड़ताल हड़ताल कर दोगे लगता है। ओके, चलो, नहीं तो क्या कहते हो, आंदोलन कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 13। 12 तक हमने कल किया था। थर्ड 13 तभी स्टार्ट करना है, ठीक है। लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, वही स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है जैसा 12th है। कल का भी था शायद मैंने कि 12th और 13 दोनों सेम कैटेगरी के हैं। 12th अभी करते हैं, 13 कल करेंगे। तो 13 देखो क्या है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विथ अ यूनिट वेक्टर, ओके फाइन। इस वेक्टर का किसी एक यूनिट वेक्टर से स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, दैट मीन डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब वो यूनिट वेक्टर अभी तो पता करना है साहब कौन सा है। वो यूनिट वेक्टर कैसा है, along the sum of these two vectors। तो ऐसे क्वेश्चन उसके वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस हैं, जिसमें तीन चार वेक्टर्स का कुछ 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 कॉम्बिनेशन करके खिचड़ी बना देता है। इसको इसमें जोड़ो, फिर उसका डॉट करो, फिर उसका उससे ऐसे करो, ठीक है। तो क्या कह रहा है, फिर से सुनो। इन दोनों वेक्टर्स का तो करो सम, और फिर जो सम मिले उसका निकालो कैप। यूनिट चाहिए ना, उसका क्या निकालो, कैप। फिर जो कैप मिले उसका करो उससे डॉट, और फिर जो डॉट मिले उसको इक्वल टू कर दो 1। और इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू निकालो। समझ गए? ठीक है। क्लियर है। अब इसमें पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए माइंड में। हमने गलती से देखो इन दोनों का डॉट कर दिया, ऊपर पड़ा स्केलर प्रोडक्ट, और चलो भाई इन दोनों का डॉट कर देते हैं, तो हो गया कबाड़ा। इन दोनों का डॉट करना ही नहीं, इन दोनों का तो सम करना है। सम करके फिर उसका भी यूनिट वेक्टर चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ है, तो कैप भी निकालना पड़ेगा। और फिर जो आंसर है उसका इससे डॉट करना है, और उस डॉट को इक्वल टू 1 लगाना है, ठीक है। एंड हेंस वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, स्टार्ट राइटिंग। सो सबसे पहले तो गिवन तीन वेक्टर्स है मेरे पास। तो बताओ सबसे पहले कौन से दो वेक्टर्स के साथ प्रोसेसिंग होगी, इन दोनों के साथ। क्योंकि सम करके ही तो यूनिट निकालूंगा, और यूनिट निकाल के फिर डॉट निकालूंगा। समझ आया? बोलो। चलो, तो सबसे पहले ये 1, 2 एंड 3, तीनों वेक्टर्स को हम ए बी सी मार्क कर दें। बोलो। ये द थ्री गिवन वेक्टर्स आर, जो गिवन है। थ्री गिवन वेक्टर्स आर, लेट्स से दिस वेक्टर इज ए इक्वल टू दिस वेक्टर इज बी इक्वल टू दिस, एंड दिस वेक्टर इज सी। अब हमको सम किस किस का करना है, बी और सी का सम करना, राइट। तो नाउ बी प्लस सी। तो एक काम करते हैं, बी और सी के सम को डी मार्क कर देते हैं। नाउ वेक्टर डी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। वैसे जब आप एग्जाम में करो तो आपको पर्टिकुलरली बी यहाँ लिखना है, प्लस सी यहाँ लिखना है, फिर जोड़ के दिखाना है। अभी के लिए अपन डायरेक्ट कर देते हैं टू सेव अवर टाइम। टू प्लस लैम्डा, तो 2 + लैम्डा टाइम्स आई कैप हो गया। बोलो। जे कैप के कंपोनेंट्स देखो, 4 + 2 यानी 6 जे कैप हो गया है, तो क्लियर। 6 जे कैप। एंड फाइनली -5 + 3 कितना होता है, बोलो। -2 के कैप। तो मिल गया आपको डी वेक्टर। अब इस डी वेक्टर का क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। सम का भी क्या चाहिए था, यूनिट वेक्टर। दैट मीन्स डी का भी क्या चाहिए, डी कैप चाहिए। डी का भी क्या चाहिए, डी कैप। नाउ द यूनिट वेक्टर डी कैप, द यूनिट वेक्टर डी कैप इज गिवन बाय। सो डी कैप निकालते हैं। डी कैप निकालने का तरीका सबको पता है, डी कैप विल बी इक्वल टू, बोलो क्या कैसे निकलेगा। देखो वेक्टर डी बोला करो, डी वेक्टर बड़ा अजीब सा साउंड करता है। वेक्टर डी, है ना। वेक्टर डी, डी वेक्टर नहीं। वैसे तो देखो ओरल एग्जाम होगा नहीं, बट ठीक ही सीखें तो अच्छी बात है ना, बोलना भी सही सीखें। ओके। सो वेक्टर डी इज 2 + लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 6 जे कैप -2 के कैप, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड निकाल दें इसका, तो स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर के सम का रूट। तो 2 + लैम्डा का स्क्वायर करेंगे पहले, फिर 6 का करेंगे, और फिर फाइनली -2 का करेंगे। सम करके फिर क्या कर देंगे, होल रूट कर देंगे। ऐसे ही करेंगे। सो डिनोमिनेटर पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। 2 + ये न्यूमरेटर पार्ट को एज इट इज लिख देते हैं एक बार। 6 जे कैप माइनस का 2 के कैप। चलो इसको सॉल्व करो। सो 2 + लैम्डा का होल स्क्वायर करना, 4 + 2 2 जा, अगेन 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, करेक्ट है क्या।
ठीक है, 6 स्क्वायर इज 36 एंड 4 स्क्वायर इज -2 स्क्वायर इज 4, एंड इसका फिर क्या करना है, रूट। तो बताओ क्या मिला। न्यूमरेटर पार्ट अगेन एज इट इज, 2 + लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 6 j कैप माइनस का 2 k कैप। तो लैम्डा स्क्वायर क्वाड्रेटिक टर्म पहले लिखो, लीनियर टर्म बाद में लिखो, और कांस्टेंट टर्म आखिरी में लिखो। कांस्टेंट टर्म कितनी बनी, 36 + 4 40, 40 + 4 44, और इसका भी रूट। बोलो यहां तक कोई डाउट? नो। ये क्या है, डी कैप है। ये क्या है बोलो, डी कैप, डी कैप, डी कैप। बोलो, एनी कंफ्यूजन? ठीक है, चलो अब इस डी कैप को क्या करना है, इस गिवन वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट करवाना है, और डॉट प्रोडक्ट करा के उस डॉट प्रोडक्ट को इक्वल टू क्या लिखना है, 1 लिखना है। समझ आया आगे का प्रोसेस? चलो जी, तो अब अपन लिखते हैं, इस ब्लॉक में आ जाओ। इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट वेक्टर ए, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट किससे, डी कैप से, इज इक्वल टू 1। बोलो क्लियर कट गिवन है ये कि नहीं है? वेक्टर ए का इस यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 1। बोलो क्लियर कट गिवन है ना? तो इसको मैथमेटिकली लिख दिया, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट डी कैप इक्वल टू 1। तो वेक्टर ए लिख देते हैं हम, क्या है, दैट इज वेक्टर ए क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ब्रैकेट लगा दो। इसका डॉट प्रोडक्ट कराओ इस पूरे तामझाम से, इस पूरे तामझाम को लेके आओ यहाँ पे, पूरी सामग्री को लेके आओ और डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 1 कराओ। ठीक है, तो एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, 2 + लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 6 j कैप माइनस 2 k कैप डिवाइडेड बाय, नीचे क्या था, रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर, बोलो आगे 4 लैम्डा, एंड आगे वॉट 44, एंड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आगे इसका डॉट प्रोडक्ट करवाना है। डॉट प्रोडक्ट कराने का मतलब क्या होता है, स्केलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट का सम। तो देखो ये तो डिनोमिनेटर पार्ट बनेगा ही बनेगा, ये जो रूट में जो चीज है तो डिनोमिनेटर पार्ट बनेगी बनेगी, तो इसको नेक्स्ट स्टेप पे 1 से मल्टीप्लाई करके उधर भेज दें, और इधर जो है रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट करवा देते हैं। समझ गए? तो बोलो 1 × 2 + लैम्डा क्या बनेगा, 2 + लैम्डा प्लस, इधर अगेन 1 × 6 क्या बनेगा, 6 प्लस, और 1 × -2 क्या बनेगा, -2। सो दिस विल बी माई LHS पार्ट। RHS पार्ट में इसको 1 से मल्टीप्लाई करा के रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 बना दिया हमने, 1 से मल्टीप्लाई करके। बोलो ठीक है, अब इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर दो, तो 2 - 2 हटा दो, चलो 2 - 2 हटा दो, तो क्या बचा, लैम्डा प्लस 6। लेकिन उधर रूट में, तो रूट में तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा, तो एक लाइन लिख देंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो इधर तो लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर करो, करो लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 × 6 = 12 लैम्डा, एंड प्लस 6 का 36, और उधर जो है स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट से आजाद हो जाएगा। तो 4 लैम्डा प्लस वॉट 44, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर भी खत्म, और 4 लैम्डा इधर भेजो तो 12 में से 4 गया तो 8 लैम्डा, और 36 उधर भेजो तो 44 में से 36 गया 8, 8 लैम्डा इक्वल टू 8 गिव्स मी लैम्डा इक्वल टू 8 ऑन 8, दैट इज इक्वल टू 1। मैच करो आंसर, hence the required value of lambda is equal to, लैम्डा स्क्वायर से हमने लैम्डा स्क्वायर कैंसिल किया तो 0 भी आना चाहिए, उस पर भी डिस्कस करते हैं, पहले आंसर मैच करो। 1 है। देखो बेटा, जब अपन टर्म से टर्म खत्म करते हैं तब वो कॉम्प्लिकेशन नहीं होता जो आप कह रहे हो, जब अपन फैक्टर से फैक्टर खत्म करते हैं तब उसकी वैल्यू 0 होती है। इसको डिलीट कर दूं क्या, इसको डिलीट कर दूं? ओके, ये रिकॉर्डेड है, वैसे भी लिख लोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। ठीक है, देखो इधर सुनो ध्यान से, सपोज करो मैंने कहा x+1 प्लस x+2, और उधर है मेरे पास राइट हैंड साइड में है, मान लो x+1 प्लस x+3। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक टर्म है, और यहाँ पे ये दूसरी टर्म है, यहाँ पे तीसरी टर्म, चार चार टर्म्स है मेरे पास। कोई भी टर्म एक दूसरी टर्म से प्लस और माइनस साइन से अलग होती है, तो ये सारी टर्म्स हैं। तो ये टर्म से टर्म उड़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इधर आके ये माइनस हो गई या ये उधर जाके माइनस हो गई। लेकिन लेट्स से ये यहाँ पे प्लस माइनस साइन नहीं होता और इनटू साइन होता, यहाँ पे प्लस की जगह, यहाँ पे प्लस की जगह, एंड लेट्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता। तो अब ये टर्म्स नहीं, अभी तो ये पूरी एक ही टर्म है,
अब ये पूरी एक ही टर्म है, क्योंकि कोई भी टर्म दूसरी टर्म से प्लस या माइनस साइन से अलग होती है, तो इंटू साइन से अलग हो रही है। तो ये क्या है फिर, ये फैक्टर्स हैं, ये क्या है, फैक्टर्स। तो अब आप x+1 को x+1 से खत्म करो, बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रखना x+1 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जब आप फैक्टर से फैक्टर खत्म करते हो तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तभी आप खत्म कर सकते हो। अगर उसकी वैल्यू 0 हो सकती है तो आप खत्म नहीं कर सकते। बट ये कॉम्प्लिकेशंस टर्म से टर्म खत्म करने में नहीं है। तो हमने अभी जो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर हटाया था वो फैक्टर नहीं था, वो तो क्या थी, टर्म, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर के बाद प्लस आ रहा था ना। तो आपको ये नहीं लिखना कि लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती या हो सकती है, चेक नहीं करना आपको। क्लियर है क्या अभी? ठीक है, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है? बोलो चलें आगे। एक्चुअली क्या होगा, देखो ये इसकी वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी से, देखो इस पूरी टर्म को इधर लेके आओ एक बार। तो क्या बनेगा, ये x+1 मल्टीप्लाई x+2, और ये पूरी टर्म इधर आएगी तो माइनस x+1 मल्टीप्लाई x+3 इज इक्वल टू 0, ऐसे बनेगा। तो इसमें से हम x+1 फैक्टर को ले सकते हैं कॉमन। तो अंदर क्या बचा, x+2 फिर माइनस x+3 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो x+1 0 है, या तो x+1 वाला फैक्टर 0 है, या फिर दूसरा वाला फैक्टर 0 है। दूसरा वाला फैक्टर बोलो क्या है, x+2 माइनस x+3 इक्वल टू 0। अब जब आप x+1 से x+1 काट देते हो तो आप केवल इसी पॉसिबिलिटी को ले रहे हो कि x+2 इक्वल टू x+3, जबकि पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना, और लगा के बोलो, पॉसिबिलिटी तो ये दो है ना हमारे पास। जबकि आप काटने का मतलब होता है आप केवल ये पॉसिबिलिटी ले रहे हो और इसको इग्नोर कर रहे हो। तो जब आप इसको काट रहे हो तो आप मेंशन करोगे कि साहब ये वाली पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती, x+1 0 हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं केवल ये काट के ये पॉसिबिलिटी ले रहा हूं। समझ गए क्या? ठीक है। इन शॉर्ट बात यह है कि फैक्टर से फैक्टर उड़ाते टाइम आपको मेक श्योर करना है जो फैक्टर हम उड़ा रहे हैं उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी वैल्यू 0 हो सकती है तो आप उड़ा नहीं सकते। ठीक है, क्लियर है? चलें नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद चलते हैं 14। ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसका मीनिंग एक दूसरे से, यानी ए बी से परपेंडिकुलर, बी सी से, एंड ए सी से परपेंडिकुलर है, और सबके मैग्नीट्यूड भी बराबर है साहब, यानी इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका, तीनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं। शो दैट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी। यानी ए प्लस बी प्लस सी वाला जो वेक्टर बनेगा, लेट से वेक्टर डी बनेगा, तो ये वेक्टर डी ए से जो एंगल बनाएगा वही डी बी से भी एंगल बनाएगा, और वही एंगल डी जो है वो सी से भी बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, डी का ए से एंगल निकाल लेंगे, फिर डी का बी से एंगल निकाल लेंगे, फिर डी का सी से एंगल निकाल लेंगे, और फिर तीनों एंगल्स इक्वल हैं या नहीं है ये चेक कर लेंगे। इक्वल होने चाहिए, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब उन दोनों के, ये तीनों एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो लेट से डी के साथ जो ए एंगल बनाएगा उसको हम अल्फा मान लेंगे, जो बी के साथ बनाएगा वो बीटा पर अल्फा बीटा गामा क्या होता है, स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। तो हम क्या करें, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 कर लेते हैं, ठीक है। डी जो ए के साथ बनाएगा थीटा 1, फिर बी के साथ बनाएगा थीटा 2 एंड थीटा 3, और फिर अपने को प्रूव करना है कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3। समझ आया, सवाल समझ में आया? ओके, स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एबीसी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। सो देखो हियर इट इज गिवन दैट, दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मेरे पास। पहली इंफॉर्मेशन है कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, और दूसरी इंफॉर्मेशन इसी के साथ है, मर्ज कर दो कि इनके मैग्नीट्यूड्स भी क्या हैं, इक्वल। यानी कि ये लाइन लिख दी ना मैंने, ये लाइन लिखकर मेरे पास दो इंफॉर्मेशन मिली। पहली इंफॉर्मेशन ये मिली कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिली कि इक्वल मैग्नीट्यूड्स हैं। मैं इक्वल मैग्नीट्यूड्स वाली बात पहले लिख लेता हूं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तीनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल कर दिए। साथ में एक इंफॉर्मेशन और है साहब आपके पास कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब बोलो, वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी से, बोलो, एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर है वेक्टर सी से, बोलो, एंड वेक्टर ए वापस परपेंडिकुलर है वेक्टर सी से। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको मैंने मैथमेटिकली नोट कर लिया। अब वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी से, इसका भी कुछ रिजल्ट होता है जो हमने लास्ट क्लासेस में सीखा है कि जो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो इसका भी होगा और इसका भी होगा। ठीक है, समझ आया? तो एक्चुअली ए परपेंडिकुलर है बी से, इसको तो क्या ही काम में लूंगा मैं, इसको काम में लूंगा।
इससे ये रिजल्ट इंप्लाई कर दिया मैंने, समझ आया? ओके, तो एक तो ये, एक, दो, तीन, चार, ये चार इंफॉर्मेशन है मेरे पास जिससे आगे का काम चलने वाला है, ठीक है? ओके, अब हमको क्या करना है साहब, हमको a प्लस बी प्लस सी नामक वेक्टर जो है उसका एंगल निकालना है, a से b से और c से। एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं बोलना, कॉस थीटा इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनके मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट, ऐसे ही करते हैं, ठीक है? तो अब वेक्टर a प्लस बी प्लस सी का वेक्टर का एंगल मैं निकाल रहा हूं, पहले a के साथ, फिर b के साथ, एंड देन फिर c के साथ। नाउ एंगल बिटवीन वेक्टर a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट लगा दो चाहो तो उसको, एंड सबसे पहले a के साथ निकाल लें, ठीक है? इज गिवन बाय, तो फॉर्मूला कॉस थीटा का होता है, लेकिन तीन एंगल से तो कॉस थीटा वन ले लें, मतलब पहले केस में इसको क्या ले लें, थीटा वन। तो बोलो क्या होता है, इनका डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, किसका, a प्लस बी प्लस सी का, किससे करना पड़ेगा, पहले a से ले रहे हैं तो a से ही करना पड़ेगा, एंड डिवाइडेड बाय इनके पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट। तो a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इनटू व्हाट, इनटू मत लगाओ चाहे ऐसे लिख दो, इनटू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ऐसे ही करना पड़ेगा, क्या बताओ, बोलो, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? ओके, अब ऊपर डॉट प्रोडक्ट तो सबको करना आता है, सबका सबसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे ना, सबका सबसे। तो करना जरा, ए का ए से करेंगे तो ए डॉट ए, ठीक है, ए डॉट ए, फिर आगे करो, बी का ए से करेंगे तो बी डॉट ए, और बी डॉट ए को ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ऊपर ए डॉट बी की फॉर्म में गिवन इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो ए डॉट बी लिख देते हैं, एंड देन फिर व्हाट लास्ट, ए डॉट सी, ठीक है? नीचे एक बार के लिए कॉपी पेस्ट मारो, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, चलिए जी आगे बढ़ो। तो ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, वेरी गुड, किसी का भी खुद से करा तो मैग्नीट्यूड उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और ए डॉट बी और ए डॉट सी ऊपर से देखिए जीरो हैं, ये देखो जीरो है, यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन, ये जीरो प्लस ये भी जीरो, ठीक है? डिवाइडेड बाय, एक बार के लिए नीचे लिख दो, ए प्लस बी प्लस सी एंड मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ए, बोलो कोई डाउट? ठीक है, तो प्लस जीरो है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये हटा दो, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर ऊपर है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए नीचे है, तो ये कट भी जाएगा, बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बन जाए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स ये कट जाएगा, कट गया। ऊपर क्या बचा, फाइनली मेरा इसका cos थीटा वन की वैल्यू क्या बची, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बचता है ऊपर, और नीचे क्या बचता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? ये किसकी वैल्यू है बोलना, cos थीटा वन की, किसकी है, cos थीटा वन की। तो अगर cos थीटा वन, cos थीटा टू और cos थीटा थ्री सेम आ जाएंगे, तो थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री भी सेम आ जाएंगे, सॉरी थ्री लिख दिया मैंने, ठीक है? अब सिमिलरली ऐसे के ऐसे ही आपको एंगल बिटवीन बी के साथ और एंगल बिटवीन सी के साथ निकालना है, ठीक है? बट हम थोड़ा अंदाजे से चलते हैं, देखो जरा, जब ए के साथ निकाला तो ए ही बचा ऊपर, तो जब बी के साथ निकालेंगे तो बी बचेगा, बाकी दो जीरो हो जाएंगे, और जब सी के साथ निकालेंगे तो सी बचेगा, मानते हो ना? ठीक है, तो सिमिलरली करके भी कर सकते हैं हम, कि देखो सिमिलरली एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड वेक्टर बी, दैट इज उसको इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, और उसको हम cos थीटा टू के फॉर्मूले से अगर एक्सप्लोर करें तो cos थीटा टू विल बी इक्वल टू, बोलो क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड बी बच जाएगा आपकी बार, और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, बोलो कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे चलें। एंड सिमिलरली एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड अब की बार वेक्टर सी इज गिवन बाय, इसको मान लेते हैं हम cos थीटा थ्री, और इसकी वैल्यू बोलना जरा, ऑफ सी डिवाइडेड बाय वही ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब सुनो ध्यान से, जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन थी, लेट से इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, और ये जो तीन इंफॉर्मेशन मिली, cos थीटा वन की वैल्यू, इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं, cos थीटा टू की वैल्यू, इसको इक्वेशन
3 मान लेते हैं एंड कॉस थीटा 3 की वैल्यू, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ठीक है, ओके। तो मुझे बताओ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों इक्वेशंस को साथ में रीड करें तो पहली इक्वेशन क्या कहती है कि साहब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी बराबर हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसमें आ रहा है बी, इसमें आ रहा है सी। तो इसका मतलब है दूसरी, तीसरी, चौथी इक्वेशन के न्यूमरेटर पार्ट्स बराबर हैं एज पर द इंफॉर्मेशन इन गिवन इन इक्वेशन 1, और डिनोमिनेटर्स तो वैसे ही बराबर हैं। तो इसका मतलब कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 और कॉस थीटा 3 तीनों ही बराबर हो गए हैं। भाई डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर तो वैसे ही बराबर है, चेंजेस केवल क्या आ रहा था न्यूमरेटर पोर्शन में, और न्यूमरेटर पोर्शन बराबर है ऐसा सबसे पहले लिख के आया हूं कि तीनों के मैग्नीट्यूड बराबर है। ओके ना, समझ आया क्या? बोलो वंश। ठीक है, सो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 we get cos theta 1 is equal to cos theta 2 is equal to cos theta 3, जिससे ये इंप्लाई होता है कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3। इससे ये इंप्लाई होता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड बिटवीन विथ द ए बी एंड सी। ठीक है, फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब बराबर एंगल बनाना। इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, हेंस प्रूव्ड। बताइए, समझ आया? ठीक है, क्लियर है सबको इधर से? ओके, कर दूं डिलीट, चले नेक्स्ट पे विदाउट वेस्टिंग टाइम। 14th हो गए। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 15th। तो सब्जेक्टिव पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा इफ एंड ओनली इफ ए और बी आर परपेंडिकुलर, और गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज नॉट इक्वल। तो इस पूरे सवाल को पढ़ के बताओ आपको गिवन क्या है और साबित क्या करना है। बोलो। पहली चीज गिवन ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब दोनों जीरो वेक्टर्स नहीं है। ठीक है, क्या कि वेक्टर ए इज नॉट ए जीरो वेक्टर। Second thing is given is that vector b is also not equal to जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर होता क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। तो इससे क्या इंप्लाई हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, हम सरल भाषा में लिखे ना, और इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है। ठीक है, अब अब हमको साबित ये करना है कि a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी के साथ जो है वो ये बनने वाला है। टू प्रूव करके एलएचएस पार्ट उठा के शुरू हो जाओ। टू प्रूव करना है कि a प्लस बी डॉट डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी विल गिव मी व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। अच्छा, साबित ये नहीं करना, ये करना है कि ये इसकी वैल्यू ये तभी होगी इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है और इफ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ एंड सेकंड केस में इफ एंड ओनली इफ? चलो मैथमेटिकल रिजल्ट्स देखो, इधर देखो बेटा, सब लोग सुनो। देखो, इस चीज से अगर ये चीज रिजल्ट के रूप में आ सकती है, इस चीज से अगर ये चीज रिजल्ट के रूप में आ सकती है तो हम लगाते हैं इफ। तो हम क्या लगाते हैं? इफ। लेकिन इस चीज से ये रिजल्ट आ सकता है और उल्टा इससे वापस ये रिजल्ट आ सकता है, तब हम लगाते हैं इफ एंड ओनली इफ। मतलब टू वे ट्रैफिक होता है तब लगता है इफ एंड ओनली इफ, अगर वन वे ट्रैफिक होता है तो इफ ही लगता है। मतलब फर्स्ट चीज से सेकंड चीज रिजल्ट ले सकते हैं लेकिन सेकंड से फर्स्ट नहीं ले सकते, तब अपन क्या लगाते हैं? ओनली इफ लगाते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये मैथमेटिकल रूल्स हैं। ठीक है, अब इससे यह भी साबित किया जा सकता है और उससे यह भी साबित किया जा सकता है। जैसे कि वंश पढ़ाई करेगा तो वो टॉप करेगा, तो ये तो वन वे ट्रैफिक है, तो मैं क्या कहूंगा? वंश विल टॉप इफ ही स्टडीज। तो केवल इफ लगाया ना मैंने, लेकिन उल्टा रूल फॉलो होगा क्या? वंश अगर टॉप करेगा तो उसने पढ़ाई करी थी, ये तो फॉलो नहीं होता ना, हो सकता है चीटिंग भी करी हो। ठीक है,
तो उल्टा रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पे हम इफ एंड ओनली इफ नहीं लगा सकते। ठीक है, या फिर देखो बारिश होगी तो अंश अम्ब्रेला लेके जाएगा। नहीं नहीं, बारिश होगी तो अंश छाता उठाएगा, अंश छाता उठाएगा। लेकिन उल्टा सोचो, अंश छाता उठाएगा तो बारिश होगी। तो ये उल्टा रूल फॉलो हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगेन इफ एंड ओनली इफ नहीं लगेगा, इफ लगेगा। होता है क्या ऐसा भाई, छाता उठाता है उस दिन बारिश हो जाती है? बोलो अंश। ऐसा होता है तो फिर बाबा बाबा बन जा, छोड़ दे सब। ओके चलो छोड़ो। कम बैक टू द टॉपिक, थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए बोला था, आ जाओ वापस। देखो इफ एंड ओनली इफ को भी हम मैथमेटिकली शॉर्ट में लिखते हैं आई डबल एफ। सेट्स की चैप्टर में सीखा था हमने। आई डबल एफ का मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ये आपको साबित करना है कि ये इसके बराबर तभी होगा जब ऐसा होगा। ठीक है, चलो हम एक काम करते हैं, प्रूफ सेक्शन में हम इसका एलएचएस पार्ट उठा लेते हैं। क्या है हमारे पास बोलना? चलो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास बोलो? ए प्लस बी, सॉरी, ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट करना है ए प्लस बी के साथ ही, और आरएचएस को एज इट इज छोड़ दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। इसको कॉपी पेस्ट करते जाना। चलो, ए डॉट बी प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी से कैसे करेंगे? 1 to 1 जैसे करते थे, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए से। तो ए डॉट ए प्लस आगे बोलो ए डॉट बी, आगे बोलो बी डॉट ए, और फाइनली बी डॉट बी। और आरएचएस पार्ट को कॉपी पेस्ट करते जाओ, स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। चलो, अब ए डॉट ए क्या होता है सब जानते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है। 1 सेकेंड। ठीक है, ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होता है बोलो? ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी होता है, फाइन। और बी डॉट बी क्या होगा बोलो? मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है ठीक है, हो गया हो गया। ठीक है, तो इधर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, तो ये दो टर्म्स तो कट गई क्या? एक मिनट रुको, ये सही नहीं लिखा, मैग्नीट्यूड लिखना है ना आप। ये गया ये गया, ये गया ये गया। ठीक है, बताओ क्या क्या कटा बच्चों? इससे ये खत्म हुआ ना, और इससे ये खत्म हुआ। तो बोलना जरा क्या बचा? ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी जीरो बना, और ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी जीरो बना बोले तो ए डॉट बी भी जीरो बना। अब ए डॉट बी को एक्सप्लोर करो, क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा इक्वल टू जीरो बना। अब तीन नंबर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो भैया या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आप जीरो हो, और या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी आप भी जीरो हो सकते हो, और कॉस थीटा भैया आप भी जीरो हो सकते हो। पर ये दोनों केसेस जीरो नहीं है ऐसा ऑलरेडी गिवन है। ये जीरो नहीं है और ये जीरो नहीं है ऐसा ऑलरेडी गिवन है। तो हो ना हो भैया, फिर आप ही जीरो हो, और आप ही जीरो हो तो कॉस थीटा जीरो है, दैट मीन्स कॉस थीटा जीरो है, दैट मीन्स थीटा 90 है, और थीटा 90 है दैट मीन्स ए बी से परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ आया? इसके आगे हम यहाँ पे देखो, यहाँ प्रेजेंट करेंगे कैसे। बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज गिवन। ये तो गिवन है, ये तो गिवन है। वैसे तो देखो तीनों केस हो सकते थे, लेकिन दो चीजें गिवन है तो फिर इफ एंड ओनली इफ इसलिए आ गया कि अब तो केवल यही केस है जो इसको जीरो बना सकता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों नॉट इक्वल टू जीरो ऐसा गिवन है, सो एक ही केस पॉसिबल है, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, cos theta equal to 0 is the only possible case, is the only possible case, which implies that theta is equals to 90 degree, which implies that vector A is perpendicular to vector B. Proved, hence proved। समझ आया? ठीक है, ये एलएचएस आरएचएस के बराबर तभी होगा जब वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो हमने क्या करा, एलएचएस आरएचएस को बराबर रख दिया और रख के देखा तो वाकई में परपेंडिकुलर निकले। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। अब एमसीक्यूज देख लो, जल्दी जल्दी करते हैं इनको। देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा।
और ए डॉट बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तभी होगी जब इनमें से कौन सी सिचुएशन सेटिस्फाई होगी, राइट। तो ए डॉट बी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है बोलना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। इसकी वैल्यू क्या चाहिए आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब मुझे एक चीज बताना जरा, इसकी वैल्यू तो हमेशा वैसे ही ग्रेटर देन जीरो होती है या इक्वल टू जीरो होती है, इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होती है, क्योंकि ये दोनों तो मैग्नीट्यूड्स हैं, लेस देन जीरो वैसे ही नहीं हो सकते। और ये ओवरऑल वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करनी है तो फिर हर हाल में कॉस थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करनी होगी। यानी अगेन इससे वही एक ही केस बना कि कॉस थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, क्योंकि वो दोनों तो वैसे ही होते हैं, क्योंकि वो दोनों तो वैसे ही होते हैं। अब कॉस थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करनी है तो मतलब नेगेटिव नहीं कर सकते, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कॉस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, नेगेटिव। और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट सोचना ही नहीं है, कारण क्योंकि इस चैप्टर में हमने थीटा 0 से 180 लिया था, याद करो। हमने जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात करी थी तो मैंने क्या कहा था कि रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा वाला एंगल तो हमको लेना ही नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन में केवल दो ही क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और फर्स्ट एंड सेकंड में से आपको cos थीटा पॉजिटिव बनाना है, तो यानी कि थीटा विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले तो ऑप्शन नंबर बी, 0 से पाई बाय 2। दैट मीन्स थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। और ये इक्वालिटी का डंडा लगा हुआ है यहाँ पे, ये इक्वालिटी का डंडा लगा हुआ है, तो cos थीटा 0 कब होता है, पाई बाय 2 पे। इसलिए यहाँ पे भी इक्वालिटी का डंडा, अगर ये इक्वालिटी का डंडा हटा दूं तो यहाँ से भी हटा देना। क्लियर। सो अभी तो ऑप्शन नंबर बी मैच हो गया, बताओ कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। और अगर कुछ भी करके ये लेस देन जीरो आता तो फिर आंसर सेकंड क्वाड्रेंट का होता, सेकंड क्वाड्रेंट बोले तो ये वाला, फिर सी ऑप्शन आ जाता कि नहीं नहीं, 0 टू पाई नहीं होता, पाई बाय 2 टू पाई। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट पाई बाय 2 से पाई होता है ना। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17th वन इज, ए और बी अगर दो यूनिट वेक्टर्स हैं, थीटा उनके बीच का एंगल है, तो ए प्लस बी यूनिट वेक्टर कब होगा। ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों एक एक यूनिट है, बोलो। और थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा। अब ए प्लस बी एक यूनिट वेक्टर है, ऐसे क्वेश्चन में आप ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट करवा दो खुद से ही। ठीक है, ए प्लस बी का खुद से ही क्या करा दो, डॉट प्रोडक्ट करवा दो। तो मुझे बताओ ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट अगर खुद से ही कराते हैं, तो किसी भी वेक्टर का खुद ही से डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है, बोलो, उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी वन है क्योंकि ए प्लस बी खुद भी एक यूनिट वेक्टर है, चेक करो। तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, वन, तो वन का स्क्वायर वन। अब इधर ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी से सॉल्व करे, तो वही अभी हमने कराया, लास्ट क्वेश्चन में ही कराया, तो जल्दी से बता दो, ए डॉट ए क्या बनाया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, फिर ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी बनाया था, एंड देन विथ क्या बनाया था, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर भी बनाया था, और इक्वल टू वन। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये भी तो वन वन है, ऊपर की वन है, तो वन का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस अगेन वन का स्क्वायर इक्वल टू वन। एक वन से एक वन उड़ाओ, तो ये वन उधर गया तो माइनस वन, और ये टू नीचे चला गया, तो ए डॉट बी क्या मिला बोलो, माइनस हाफ। ए डॉट बी क्या मिला, माइनस हाफ। अगेन ए डॉट बी को भी एक्सप्लोर करो, अगेन ए डॉट बी को भी एक्सप्लोर करो बेटा, क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट, माइनस हाफ। अगेन ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वन, वन रखो, तो वन इंटू वन इंटू कॉस थीटा इक्वल टू माइनस हाफ। तो कॉस थीटा की वैल्यू माइनस हाफ है, तो थीटा की वैल्यू क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, वन बाय टू कब होती है, पाई बाय थ्री पे, तो पाई माइनस पाई बाय थ्री, दैट मीन्स टू पाई बाय थ्री। ऑप्शन डी, मैच भी करते रहना आंसर। बोलो समझ आया। चले 18th वन, द वैल्यू ऑफ दिस इज, एक कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, उसकी वैल्यू चाहिए आपको, एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, फाइन। तो डॉट प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट से अच्छा अच्छा देखो, आप तो ऐसे समझो ना, देखो मुझे बताओ, जे क्रॉस के क्या होता है, हमने नोट्स में लिखा है इसको, सीधी एबीसीडी चल रही है, तो जे क्रॉस के क्या बनाएगा, आई कैप, तो आई कैप डॉट आई कैप हो गया। फिर जे कैप के साथ क्या है ना, देखो आई क्रॉस के सीधी एबीसीडी नहीं चल रही है, तो फिर माइनस जे कैप, माइनस जे कैप प्लस के कैप, और आई और जे सीधी चल रही है क्या, ये सही चल रही है तो के कैप।
उसकी वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे क्या होता है, मतलब माइनस जे क्या होता है -1, और के डॉट के क्या होता है 1, यानी इसकी वैल्यू चाहिए, तो 1 आंसर आ गया 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, -1 से 1 तो खत्म हो गया, एक 1 बच गया ना। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 19 एंड द लास्ट वन। सो फाइनल क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड ऑफ द चैप्टर, फील गुड। थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स। अब देखो इस एक्सप्रेशन का, इसको पढ़ के बताओ वंश, इस एक्सप्रेशन को पढ़ के बताना, रीड करना, देख क्या समझते हो उससे। हाँ हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी, ए डॉट बी तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही होता है, ए डॉट बी तो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, और मैग्नीट्यूड हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का होता है। तो इधर वाला जो ये बार्स हैं ये तो मॉड्यूलस हैं, और उधर वाले बार्स मैग्नीट्यूड हैं। इधर वाले बार्स क्या हैं, ये मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन होता है ना जो प्लस माइनस को प्लस बना देता है, वो वाले बार्स हैं इधर। लेकिन राइट साइड पे जो बार्स का मीनिंग है वो क्या है, मैग्नीट्यूड। बोलो समझ आया क्या। तो स्केलर पे कभी मैग्नीट्यूड नहीं लगता है, स्केलर पे मॉडुलस लगता है, वेक्टर पे मैग्नीट्यूड लगता है। क्लियर, ओके। तो इसको फर्दर सॉल्व करो, देखो। तो ए डॉट बी को क्या लिखते हो, बोलो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, आगे बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब इस पूरे के ऊपर ऐसे मानो बार्स लगे हुए हैं, इस पूरे पे क्या लगे हुए हैं, बार्स। इधर ए क्रॉस बी को बोलो, एक्सप्लोर करो ए क्रॉस बी को। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा और एन कैप। तो इधर भी ऐसे मान लो कि बार्स लगे हुए हैं दोनों पे, है ना। अब इधर वाले बार्स का मीनिंग तो क्या है, मॉडुलस, और उधर वाले बार्स का मीनिंग क्या है, मैग्नीट्यूड। तो इधर वाले बार्स मॉडुलस क्या काम करते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं। तो मुझे बताओ, ये तो नेगेटिव कभी भी हो ही नहीं सकता, बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये भी नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। तो नेगेटिव तो केवल कौन हो सकता है, कॉस थीटा। तो ये बार्स केवल और केवल किस पे लग जाएंगे, कॉस थीटा पे लग जाएंगे। इधर आओ, इधर मैग्नीट्यूड किसका होता है, वेक्टर क्वांटिटी का, और वेक्टर क्वांटिटी ओनली एन कैप है। तो एन कैप पे मैग्नीट्यूड लगा दूंगा तो 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1। मतलब इस पे बार्स नहीं लगेंगे, लेकिन ये खुद तो लिखने में आएंगे ना। ठीक है, मतलब अब देखो, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये मॉडुलस कॉस थीटा है, समझ आया। उधर बढ़ो, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा, और वहां पे उसका मतलब मैग्नीट्यूड था, और एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो अब मैग्नीट्यूड मॉडुलस ये सब खत्म हो गए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए से मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी से मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये खत्म करो। तो मॉडुलस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, बताना। मॉडुलस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा बन जा, साइन थीटा। ओके, अब देखो, अगर कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता तो थीटा क्या क्या हो सकता था, बस, और क्या हो सकता, जीरो और, आपको वैल्यू सेम करनी है। अगर कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा है, तब तो वैल्यू क्या बनती है, एक तो बनती है π/4। एक और वैल्यू बताओ ना, चार क्वाड्रेंट्स में वैल्यू दो बार रिपीट होती है ना। दूसरी वैल्यू बताओ, कॉस थीटा जब साइन थीटा के बराबर, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, π+π/4, π+π/4 यानी 5π/4। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा में तो थीटा की दो वैल्यूज हैं, लेकिन इसने कॉस थीटा का यहाँ पे मॉड्यूलस कर दिया। तो मॉड्यूलस कर दिया तो अब नेगेटिव का स्कोप खत्म हो गया, तो अब एक ही वैल्यू आएगी, थीटा इक्वल टू π/4। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। वैसे क्या आता, π/4 के साथ 5π/4 का भी ऑप्शन होता, बट वहां पे फिर कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों बनते हैं नेगेटिव, दोनों नेगेटिव बनते हैं, तो इसलिए इसने मॉडुलस लगा के उस नेगेटिव वाली एंगल को एलिमिनेट कर दिया। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, समझ आया, बोलो एनी कंफ्यूजन। हाँ, तो प्लस माइनस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कॉस थीटा को कैसे खोलते हो, एक बार प्लस में खोला तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, एक बार माइनस में खोला, चलो उस तरीके से भी देखो, साइन थीटा। अब मुझे बताओ, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा से तो थीटा इक्वल टू π/4 आया, थीटा इक्वल टू क्या आया, π/4। और माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा से क्या बनेगा, देखो यहां से ऐसे बनाओ, ये एक तरीके से -tan थीटा इक्वल टू 1 बन गया, कॉस थीटा को उधर ले गया तो -tan थीटा इक्वल टू, या फिर tan थीटा इक्वल टू -1 बन गया। और tan थीटा इक्वल टू -1 कब होता है वो सोचो, tan थीटा -1 कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में।
तो फिर तो दो ऑप्शन है, सही कह रहे हो। तो पाई माइनस टेन थीटा वन कब होता है, पाई बाय फोर पे होता है, पाई बाय फोर। तो थ्री पाई बाय फोर भी आंसर रहेगा बेटा इसका, अगर ऑप्शन में है, हालांकि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो दो आंसर होंगे, सही कह रहे हो। क्योंकि सपोज करो थीटा मैंने थ्री पाई बाय फोर लिया, सुनना जरा। अगर मैंने थीटा क्या लिया, थ्री पाई बाय फोर, तो कॉस थीटा देखो इधर, अगर मैंने थ्री पाई बाय फोर लिया तो उधर भी थ्री पाई बाय फोर लूंगा। बोलो, लूंगा ना। अब इधर तो मैंने मॉडुलस कर दिया, उधर नहीं किया। तो साइन थ्री पाई बाय फोर तो वन बाय रूट टू ही होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉस थ्री पाई बाय फोर माइनस वन बाय रूट टू होता है, लेकिन मॉडुलस लगने से वो भी तो वन बाय रूट टू हो गया। तो वैल्यू इक्वल आ गई ना, यानी थ्री पाई बाय फोर पे भी वैल्यू इक्वल आ रही है ना। समझ आया? क्लियर है। सो दो आंसर हैं इसके, फाइव पाई बाय फोर नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर है पाई बाय फोर एंड थ्री पाई बाय फोर, बट थ्री पाई बाय फोर इज नॉट इन द ऑप्शन, इसलिए मैं पाई बाय फोर टिक करूंगा। अगर सब्जेक्टिव पैटर्न हो तो आपको दो आंसर्स लिख के आने हैं, पाई बाय फोर एंड थ्री पाई बाय फोर। आपको मॉडुलस को दो वे में खोलना है, एक बार पॉजिटिव कॉस थीटा और एक बार नेगेटिव कॉस थीटा। ओके, कर दें डिलीट, ओवर चैप्टर। चलो, तो वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट पोर्शन थ्री डी रहेगा, वो हम टेस्ट के बाद करेंगे। देखते हैं टेस्ट कब लेते हैं इसका, उसके बाद ही हम चलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड